हेलो दोस्तों। तो हम देखने जा रहे हैं एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे उसके आगे का पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स के बारे में, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो हम समझेंगे इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आखिर होता क्या है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं इम्पल्स के बारे में। हम ये समझेंगे कि इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स को किस तरीके से डिराइव किया जाएगा, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, और इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इम्पल्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, हमारी हेडिंग है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें कि इम्पल्स होता क्या है, तो देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि जो इम्पल्स होता है वो एक टाइप का फोर्स होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? बहुत बड़ा फोर्स होता है, जो एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसी को हम इम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए एक फुटबॉल है और उसको हाथी से आप उस फुटबॉल को किक मरवाइए, तो जो हाथी उसके ऊपर किक मारेगी तो बॉल बहुत दूर जाएगी। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। या आजकल आप देख सकते हैं कि जो साउथ वगैरह की मूवियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि एक दुबला पतला इंसान भी विलन, मोटे तगड़े विलन को कितनी तगड़े से उसको मार देता है। तो एक्चुअल में वो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, उनके हिसाब से वो उसके ऊपर इम्पल्स लगा रहा होता है। मतलब विलन के ऊपर जो हीरो होता है वो एक्चुअल में जो फोर्स है वो बहुत बड़ा फोर्स है जो इम्पल्स का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए वो बहुत दूर उड़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो एक्चुअल में यही इम्पल्स होता है और यही चीज़ हमें समझनी थी। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन इसकी क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि इम्पल्स इज़ अ बिग फोर्स, इम्पल्स इज़ अ बिग फोर्स acting on a body, acting on a body for very small interval of time, इंटरवल ऑफ टाइम। यही चीज़ हम समझ रहे थे कि एक्चुअल में जो फोर्स है यहाँ पे, मतलब इम्पल्स जो है वो एक बहुत बड़ा फोर्स है जो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, इसी को हम इम्पल्स बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। ठीक है, हम ये बोल देते हैं कि ये एक टाइप का, मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझना चाहें तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो इम्पल्स है वो फोर्स और टाइम का क्या है, ये टाइम का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इसको डिनोट किससे किया जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट इज़ डिनोटेड बाई जे। हम इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाद में इसको वेक्टर फॉर्म वगैरह में हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम समझें कि इस डेफिनीशन के हिसाब से जो इम्पल्स होता है वो होता है J इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। बात समझ में आ रही है? फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही इम्पल्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर आगे बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, ये बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम ए इंटू टी, ये लिख देंगे।
लेकिन अगर बात की जाए कि a, तो a को हम क्या v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे j इक्वस टू m, तो m है। अब a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू अपॉन टी इंटू ये t हो गया। अब देखिए हम चाहें तो t से t को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे j इज इक्वस टू m, अगर इसको ओपन करें तो v माइनस एम यू ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पीछे देखा है, मतलब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम आपने देखा है, तो मोमेंटम क्या होता था? तो जो मोमेंटम होता था वो p से डिनोट करते थे उसको, और ये होता था m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, वही होता था लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p फाइनल इज इक्वल टू m इंटू वी, और p इनिशियल इज इक्वल टू m इंटू यू, हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसको चाहें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे j इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, या इसी को अगर लिखना चाहें तो हम इसको डेल p भी लिख सकते हैं। कुछ बात पल्ले पड़ी, तो हम लिखेंगे j इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन डेल t। एक बात और समझिएगा, यहाँ पे ये इंटरवल ऑफ टाइम होता है, तो आप डेल टी भी लिख सकते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डेल टी, तो एक्चुअल में v माइनस यू अपॉन ये डेल टी होता है, तो यहाँ पे भी डेल टी, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो बात है वो सेम है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर आगे हम बात करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे अगर j को लिखना चाहें तो j को हम लिखेंगे कि ये होता क्या था, f इंटू डेल टी, तो हम लिखेंगे f इंटू डेल टी, हम ये लिख सकते हैं। या इसी को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डेल p। बात समझ में आ रही है? तो f इक्वस टू एफ इंटू जे इक्वस टू एफ इंटू डेल टी इज इक्वस टू डेल p, हम ये लिख सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि j को हम डेल p लिख सकते हैं और j को f इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं। अब आगे की चर्चा की जाए तो आगे की चर्चा ये है कि अगर मान लीजिए कि हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? इम्पल्स कैलकुलेट करना है। हमें फोर्स नॉर्मल फॉर्म में दे दिया है, टाइम इंटरवल भी नॉर्मल फॉर्म में दे दिया है, तो हम नॉर्मली जे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जो एफ है वो टाइम का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो? टाइम का फंक्शन हो, तो फिर इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो अब देखिए हम इन दोनों की हेल्प से अब हम आगे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि f इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे डेल p बाई डेल t, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। f इक्वल्स टू डेल p बाई, ये यहाँ भेज दें तो डेल t हो गया, ठीक है। अगर इसको चाहें तो हम डेल p बाई डेल t इज़ इक्वल्स टू f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिएगा, हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ये वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए या वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? लिमिट ले लेंगे। तो हम जब दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखने का एक तरीका होता है कि लिमिट यानी एल टी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब जो टाइम यहाँ पे है ये बहुत ही स्मॉल है। या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा ही रहने दिया जाए, ठीक है। अब एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि फिजिक्स की बात कर लें, फिजिक्स में अगर आपको कभी ऐसे देखने को मिल जाए कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो और आपको ऐसा कभी मिल जाए, तो इसे आप डायरेक्टली डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इसके बराबर आप डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, डी पी बाई डी टी ये आप लिख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि अगर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल पी बाई डेल टी है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको डी पी अपॉन डी टी इज़ इक्वल्स टू एफ लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई।
अब आगे की बात करते हैं, लेके इसी को आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इधर लिखेंगे डी और इधर लिख देंगे FDT। अब हम इसको जो डेल टी है उसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। अब आगे आप समझिए, आगे क्या समझना है, तो आप इसको ऐसे पलट लीजिए, तो FDT इज इक्वल्स टू आप DP ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम ये लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं FDT इज इक्वल्स टू DP, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो हम यहाँ पे देखिए जो F है वो DT है, मतलब जो F है यानी फोर्स है वो एक्चुअल में यहाँ पे टाइम का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे T इनिशियल से बात कर लेते हैं और ये T फाइनल तक लिमिट लगा देते हैं, तो इसको भी आप P इनिशियल और ये P फाइनल आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्चुअल में J है, क्या है, J है। अब यहाँ पे देखिए यही है ना, J इक्वल्स टू F डेल टी, यही होता था। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि J इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं FDT इज इक्वल्स टू DP, और ये P इनिशियल P फाइनल, ये T इनिशियल और ये T फाइनल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात तो आपको समझ में आ गई। तो यानी कि अगर हम J की बात करें तो J को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप J को लिख सकते हैं यहाँ पे F, अभी ये हटाइए, F डेल T, या इसी को लिख सकते हैं डेल P, या अगर देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपको मोमेंटम दिया हो तो यहाँ पे बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए टाइम का फंक्शन नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर F टाइम का फंक्शन है और हमें J कैलकुलेट करना है तो हम इसको लिखेंगे FDT, और ये T इनिशियल और ये आपका आ जाएगा T फाइनल, और ये आपका निकल के आ जाएगा इम्पल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, अगर फोर्स यहाँ पे टाइम का फंक्शन हो तो J के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर टाइम का फंक्शन ना हो तो आप J के लिए ये फार्मूला यूज़ करिए, अगर आपको मोमेंटम में चेंज दिख रहा है तो ये फार्मूला यूज़ करिए, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया इम्पल्स। तो अगर इम्पल्स को आप देखिए, यहाँ पे कोई डाउट आपको होने वाला नहीं है, अगर आप चीज़ों को एक दो बार देख लेंगे ना तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहीं पे बात कर लेते हैं लगे हाथ कि इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है। तो देखिए इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये स्केलर फॉर्म है, क्या है, स्केलर फॉर्म है। लेकिन अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे J वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डेल T इज इक्वल्स टू डेल P वेक्टर, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप चाहें इसको जो आपका ये टाइम का फंक्शन हो तो आप इसे भी लिख सकते हैं, J वेक्टर इज इक्वल्स टू, आप ये लिखेंगे FDT, यहाँ पे वेक्टर लगाइए, T इनिशियल और ये T फाइनल कर लीजिए, ये भी वेक्टर फॉर्म में आपका फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये बोलेंगे, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए, ये समझिए कि जो इम्पल्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं हम इसके यूनिट की। किसकी बात करें, यूनिट की। आप सबको पता है कि हम यूनिट दो तरीक़ों से देखते हैं, एक होता है हमारा SI फॉर्म और दूसरा होता है CGS, ठीक है। अगर हम SI में देखना चाहें तो अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, ठीक है।
तो ये SI हो गया। अगर आप CGS फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डाइन सेकेंड। ठीक है, तो ये इम्पल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी और आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आज कि इम्पल्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब हमारा ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, हम इसमें 2 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आप समझिए, ये NCERT का एग्ज़ाम्पल है आपका, ये एग्ज़ाम्पल नंबर आपका 5.4 है। ठीक, अब समझिए क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि आपको बोर्ड स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ बैटमैन नॉक्स चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा NCERT का एग्ज़ाम्पल नंबर 5.4 है। समझिए क्या है। बोल रहा है कि अ बैट्समैन knocks back a ball straight in the direction towards the bowler without alternating its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, calculate the impulse imparted to the ball. अब देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए जैसे इसमें ये बोल रहा है कि जो डाटा लिखा है, डाटा को सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। बॉल यहाँ पे ये रहा है कि जैसे एक बॉल है और इधर ये एक बैट्समैन है। ठीक है, ये बैट्समैन है और इसके हाथ में आप ऐसे ही आप समझ लीजिए ये बैट है। ठीक है, पोच नहीं है। तो ये है, ये बॉल इस बैट की तरफ आ रहा है और कितने से आ रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और इस बॉल का जो वेट है यानी मास है 0.15 किलोग्राम, ये मास दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये 12 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता है और ये जो बैटमैन है ये इसको अगेन इसकी तरफ सेम स्पीड से फेंक देता है, मतलब मारता है। तो जितने स्पीड से आता है उतने ही स्पीड से बॉलर की तरफ जाता है। ठीक है, इधर आप ये समझ लीजिए कि बॉलर था और इसके हाथ में ये गेंद थी और गेंद को इसने फेंका 12 मीटर पर सेकेंड से और आएगा भी कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इम्पल्स बताइए, इम्पल्स क्या होगा। अगर हम इसमें बात करें तो इम्पल्स का हमने फॉर्मूला देखा था मास, फिर आपने देखा था इसको ऐसे डेल पी देखा था। ठीक है, जे इक्वल्स टू डेल पी। अच्छा, इसको हम लिख सकते थे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या इसी को हम लिख सकते थे एम वी माइनस एम यू। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो इधर की तरफ बॉल जा रही थी 12 मीटर पर सेकेंड से यू था और जो इधर की तरफ बॉल आई है वो वी था। ठीक है, तो अगर हम इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इधर की डायरेक्शन को हमें क्या मानना पड़ेगा? निगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, या इधर को पॉजिटिव मान लीजिए, इधर को निगेटिव, लेकिन अपन इधर को पॉजिटिव मान लेते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं? निगेटिव। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे हम लिखेंगे, या फिर चलिए यहीं समझ लेते हैं। मास आप कॉमन ले सकते हैं, इसको v माइनस यू ले सकते हैं। अगर मास की बात करें तो मास है आपका 0.15 kg। अगर v की बात करें तो इधर की तरफ v आ रहा है यानी -12 मीटर पर सेकेंड, ये ले लीजिए, और इधर को आपने पॉजिटिव लिया है तो u को +12 मीटर पर सेकेंड आप ये ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर v की बात करें तो आप देख रहे हैं -12 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस है। u की बात करें तो +12 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपका आ जाएगा 0.15 इंटू ये -24, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई की जाए तो मल्टीप्लाई करिए, 15 4 जा 60। ठीक है, और 15 2 जा 30, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, लेकिन ये 2 डिजिट तो ये आ गया और ये माइनस में, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो इम्पल्स है वो इम्पल्स कितना है? इतना न्यूटन सेकेंड के बराबर है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई।
कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। एक बॉल को 12 मीटर पर सेकेंड से बैट्समैन की तरफ फेंका गया है, फिर वो बैक कर देता है, मतलब सेम स्पीड से वो बॉल को इधर फिर मार देता है। तो अब हमसे बोल रहा है, अच्छा ये मास कितना है, 0.15 किलोग्राम है। तो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो इम्पल्स है वो कितना इम्पल्स उत्पन्न हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे J इक्वल्स टू डेल पी, और यहाँ पे टाइम नहीं है, केवल वेलोसिटी और मास है, इसीलिए J इक्वल्स टू डेल पी लिख देंगे, यानी mv माइनस mu, और इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम ये इसमें समझेंगे कि आखिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, और किसी क्वेश्चन में कब अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे। तो हम हेडिंग लिखने वाले हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, हम ये समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए, अगर हम इसको समझें तो अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए पहले कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, आपसे उस बॉडी से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपने उस बॉडी के ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो हम कहेंगे ये कि अगर मान लीजिए यहाँ पे था वो बॉडी, तो उसके पास जितना मोमेंटम था, आप 10 सेकेंड बाद भी देखेंगे तो उतना ही होगा, आप आधे घंटे बाद भी देखेंगे तब भी उसका मोमेंटम उतना ही होगा। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए तो उस बॉडी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो उसका मोमेंटम पहले था वही आधे घंटे बाद रहेगा, वही 1 घंटे बाद रहेगा, और यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब इसी को हम लिखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि इफ़ no external force applied on a system of particle, the total linear momentum of the system in any direction remains conserved, ठीक है। यही हमने आपको समझाया कि शुरुआत में जो उसका मोमेंटम होगा वो कुछ समय बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा, ठीक है। और ये बात कर रहा है किसी एक फिक्स या किसी एक गिवन डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। आप जैसे इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये कोई बम था और बम फटा, ठीक है, बम फटा और जो उसके पार्टिकल्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में मान लो चले गए, ठीक है। तो बम फटा तो क्या आपने उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाया था? आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया था, मतलब उसको ऐसे फेंक के नहीं फोड़ना है, बस आप उसको कील निकाल के और एक जगह रख दीजिए। तो कील निकलने के बाद जितना उसका मास था या जितना उसका हम बात करें मोमेंटम, जितना उसका मोमेंटम, वो मोमेंटम उतना ही बाद में भी रहता है, ठीक है। मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही वो चीज़ है। अब समझिएगा इसको कि हम इसको अलग अलग सिस्टम की बात करेंगे। मान लीजिए 1 पार्टिकल हो, 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो या n पार्टिकल हो, हम उन केस में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि
वन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हम किसी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, इसको जैसे समझाया जाए पहले उस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम बोलेंगे एम ए वेक्टर, ठीक है, ये बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ए की, तो ए को हम लिखेंगे डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये लिखेंगे। देखिए सबसे पहले ना आप चीज़ों को पहले समझिएगा, ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को, पहले आप ये समझिए। तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं एम, यहाँ पे आप लिखेंगे कि डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। आप m को अंदर लेते जाइए, तो f वेक्टर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ से आप लिख दीजिए m v वेक्टर, आप ऐसे लिख दीजिए। तो f वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि m v इज इक्वल्स टू क्या होता है, p, यही होता है। तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब इतना हो गया ना, अब इसके बाद समझिएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में f वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, ये होता है, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या बोलने वाले हैं, हम यहाँ पे ये बोलें कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि f की वैल्यू क्या होने वाली है, फिर ज़ीरो। जब f की वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या dp वेक्टर अपॉन dt की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, हाँ तो बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो। अब आप एक बात समझिए, डिफ्रेंसिएशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप ऐसे लिख दें कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। मतलब p को आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो p वेक्टर है वो कांस्टेंट है, p वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, या p की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो p की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि t इज इक्वल्स टू, मान लीजिए ज़ीरो टाइम पे अगर मोमेंटम p1 था तो p इज इक्वल्स टू, आप मान लीजिए t इज इक्वल्स टू मान लीजिए 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पे भी जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम क्या होगा, p1 ही रहेगा। मतलब समझिए कि p कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि ज़ीरो टाइम पे भी p1, 10 सेकेंड पे भी p1। आप ये ले लीजिए कि t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड या फिर आधा घंटा, 1 घंटा, आप ये ले लीजिए, तब भी ये मोमेंटम p1 ही रहेगा। तो ये बात समझ में आई कि कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि आप चाहे टाइम बढ़ता चला जाए लेकिन मोमेंटम बढ़ने या घटने वाला नहीं है, उसी को अपन कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ये होता है। अब हम इससे अधिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं कि टू बॉडी सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे टू बॉडी सिस्टम। टू बॉडी सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, ठीक है, और इसका मास m1 है, इसका मास m2। सपोज़ कर लीजिए कि इसको आपने u1 वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, ठीक है, u1 v1 आप कुछ भी ले लीजिए, सब चलेगा। यहाँ पे आप u2 वेलोसिटी प्रोवाइड की है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो u1 है, इसकी स्पीड क्या है, u2 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनका शुरुआत में मोमेंटम क्या होगा, तो p इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं p1 प्लस p2।
क्योंकि टोटल इस सिस्टम के मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इसका मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, क्योंकि पूरे सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। तो P1 की अगर बात करें तो आप सबको पता है यहाँ पे कि हम इसकी बात करें तो P इज इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू क्या होगा M1U1। अगर P2 की बात करें तो P2 क्या होगा M2U2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो P इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा M1U1 प्लस M2U2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख लिए कि टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का क्या होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे dp/dt। ठीक है, अगर चाहें आप वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए। तो dp वेक्टर अपॉन dt वेक्टर इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे d/dt M1U1 प्लस M2U2, ये लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, चाहें तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब d/dt M1U1 प्लस d/dt यहाँ पे लिखेंगे M2U2, आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि जो मास है, मास कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। अब इतनी बात समझिएगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये हो रहा है यहाँ पे। अगर मास कांस्टेंट है तो dp वेक्टर अपॉन dt, अब हम लिखेंगे कि मास को बाहर ले लेंगे तो d/dt यहाँ पे आपका आ जाएगा u1 वेक्टर प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे m2 बाहर ले लेंगे तो m2 बाहर, तो d/dt यहाँ पे u2 वेक्टर आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ma1 वेक्टर प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे ma2 वेक्टर, क्योंकि आप सबको पता है कि du/dt की वैल्यू क्या होती है, a के बराबर, मतलब एक्सेलरेशन यही तो होता है, du/dt या dv/dt, बात वही है। तो ये आपने लिखा dp/dt, आपने ये लिख दिया। ठीक है, ये बराबर आ गया। अब बात करते हैं कि ये क्या है, फोर्स है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, आप ये लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे की कहानी आप समझिएगा। ठीक है, हम इसके बाद बोल रहे हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या होता है, तो हम इसके बाद बोलेंगे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, इतना ही रहने देते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कहने का मतलब है यहाँ पे F किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे F1 प्लस F2 के, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो कहने का इसके बाद क्या मतलब है, इसके बाद मतलब ये है कि जो F1 वेक्टर है वो होगा माइनस F2 वेक्टर के। ठीक है, माइनस F2 वेक्टर के, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो एक केस हो गया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि दो सिस्टम हो, मतलब दो पार्टिकल्स हो, अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब उनके ऊपर जो भी फोर्स है वो दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये एक बात थी। लेकिन हम इसके बाद क्या बोलने वाले हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब F की वैल्यू क्या आ गई, 0, ये ओवरऑल 0 के बराबर। तो आप ये बोलेंगे यहाँ पे कि dp वेक्टर अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। ये तब होता है जब p आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। जब p आपका क्या हो, कांस्टेंट, जब p की वैल्यू कांस्टेंट होगी तभी जाके आप बोलेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। और p की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का केस है।
और इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो मान लो कि इनका ऐड टोटल दोनों को मिला के पी अपन पी टी मान लेते हैं टोटल। तो इसके बाद कुछ समय बाद की अगर बात करें, अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये पी टी है, और हम कुछ समय बाद की बात करें तो भी इनका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पी टी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आई कि इस तरीके से दो पार्टिकल का अगर सिस्टम बना हो तो कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। ठीक है, देखिए मेन बात है ना कि अपने को ना शुरुआत में यही गिवन होगा। ठीक है, और मतलब मास और वेलोसिटी गिवन होगी, लेकिन हमें प्रूफ करना था ना, तब जाके हम इसको डिफरेंशिएट वगैरह किए हैं। ठीक है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, फोर्स तक पहुँचे हैं, उसके बाद ना हम ये कहेंगे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि जो P होगा वो कांस्टेंट होगा, और P कांस्टेंट होने का मतलब होता है कंजर्व। कंजर्व का मतलब कि शुरुआत में जितनी लीनियर मोमेंटम होगी कुछ समय बाद भी लीनियर मोमेंटम उतनी ही होगी। बात पल्ले पड़ी। तो अगर हम दूसरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं कि अगर n सिस्टम हो तो कैसे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें n पार्टिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो P होगा मतलब टोटल मोमेंटम होगा वो m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 प्लस आगे डॉट 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 कर लीजिए, ये mn un ये होगा। तो n पार्टिकल का ये आ जाएगा। अब इसको आप क्या करिए कि जब ये आपका निकल के आ गया, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए ये वही है जो पीछे हमने दो किया है, यहाँ पे भी वही करना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 प्लस यहाँ पे mn un ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे d अपॉन डी टी, यहाँ पे d अपॉन डी टी, यहाँ पे d अपॉन डी टी करेंगे तो जो u1 u2 u3 un है ये a1 a2 a3 an में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू m1 प्लस m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस mn an ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ma क्या होता है, फोर्स होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ये fn। ठीक है, फिर इसके बाद हम वही बोलने वाले हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अब्सेंट, आप ये बोल दीजिए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ये fn है ये ज़ीरो के बराबर है, यही तो मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि dp वेक्टर अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर है, ज़ीरो के। मतलब p यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि इस टोटल सिस्टम का शुरुआत में अगर लीनियर मोमेंटम p1 था तो कुछ समय बाद भी लीनियर मोमेंटम p1 ही रहेगा, और उसके भी कुछ समय बाद भी इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, p1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है इस सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। बात समझ में आ गई। तो यही था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आ गई। अगर देखिए इसके बाद की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन हम कुछ समय बाद डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसके आगे का पोर्शन देखने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तो थैंक यू।